अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाओ। हम भी ठीक हैं। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, उसके बाद सारे स्टूडेंट आते हैं तो क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। ठीक। एक्सक्यूज मी सर।
अफाक अहमद, प्रेजेंट सर। अफाक कैसर, प्रेजेंट सर। अहमद जलाल, Present, sir. अलीशा नाज, आमना नज़ीर, Yes, sir. Present. अक्सा, Yes, sir. Present. अज़का, Present, sir. ईमान नईम, प्रेजेंट। फिज़ा नईम, Present, sir. गफरा बतूल, Present, sir. हसनैन सईद, ईशा शाहिद, Present, sir. इज़ा फातिमा, Yes, sir. काशिफ खान, काशिफ खान, खदीजा परवीन, Present, sir. लाइबा हफीज़, लाइबा हफीज़, मलाइका खान, प्रेजेंट सर। सर मैं लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट थी लेकिन मेरी एब्सेंट लगी है। मलाइका, इसलिए तो मैं जिस वक्त भी अटेंडेंस लगाता हूँ शेयर भी कर देता हूँ स्क्रीन को, अगर किसी की एब्सेंट हो तो वो प्रेजेंट करवा सकता है अगर क्लास में इंटर हुआ है तो। मेरा प्रेजेंट नहीं हो सकती क्या? नहीं सर, ये आ, प्रेजेंट नहीं थी। मलाइका तो एब्सेंट थी, मैंने मलाइका, तुम्हें बाद में। मेरी बात नहीं सुन वो ले, फॉर मलाइका मेरी बात सुन ले। मैंने ये पहले लेक्चर में भी आपको बताया था कि ये जो अटेंडेंस चली जाती है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो टोटल ईआरपी के पास जमा हो जाती है। ओके सर। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने इसमें एब्सेंटीज में एहतियाती करनी है, क्योंकि अगर आपके एब्सेंट ज़्यादा हो जाती हैं 80% से अटेंडेंस जो है वो कम आती है तो उस कंडीशन में आपके लिए इशू होता है, और ओके एग्जामिनेशन वाले जो हैं वो आपको फाइनल पेपर में बैठने नहीं देते। इट्स ओके सर। मरियम लियाकत, Present, sir. मरियम अकमल, Present, sir. मोहम्मद औरंगजेब, Present, sir. निमरा, Present, sir. नौमान, Yes, sir. नूर, प्रेजेंट सर। राबिहा, Present, sir. रबिया, Present, sir. सिद्रा, Present, sir. सुभान, सुभान बाबर, सैयदा फातिमा जबीन, Yes, sir. Present. यूसुफ अली। Present, sir. आज की क्लास में जो एब्सेंट है वो नाम सुन ला, अगर प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। काशिफ खान, लाइबा हफीज़, सुभान बाबर। यहाँ पर अटेंडेंस जो है वो 26 स्टूडेंट की है और क्लास में जो बैठे हुए हैं वो 24 स्टूडेंट हैं। इसका मतलब है 2 स्टूडेंट सिर्फ अटेंडेंस लगवाने के लिए आए थे। चलें अटेंडेंस हम दोबारा से ले लेते हैं। अफाक अहमद, अफाक अहमद,
ओके ना। नहीं ना, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने पी नहीं। हाँ मैं कह रही हूँ कि अफाक कैसर, हाँ तो Yes, मैं sir. क्यों पी? ऐमन जलाल, प्रेजेंट सर। यार अलीशा, कहीं गई थी। प्रेजेंट। आमना, क्या? मलाइका। माइक को म्यूट करो। सर आमना भी प्रेजेंट है, लेकिन अभी आमना का डिस्कनेक्ट हुआ है। उसने कहा था मैं भी री एंटर करती हूँ अपने आप को। तो ये वो स्टूडेंट तो नहीं है सिर्फ जो अटेंडेंस के लिए आते हैं, अटेंडेंस लगा मेरी कर सर गायब हो ने पूरी जाते हैं? क्लास अटेंड कर दी है। चलें, जिस वक्त आएगी तो फिर दोबारा से हम अटेंडेंस लगा देंगे, ठीक है। ओके सर। अक्सा, प्रेजेंट। अज़का, प्रेजेंट सर। ईमान, यस सर। फिजा, प्रेजेंट सर। गफरा, सर। हसनैन सईद, सर। ईशा, प्रेजेंट। इज़ा, यस सर। खदीजा, प्रेजेंट सर। मलाइका, प्रेजेंट सर। मरियम, प्रेजेंट सर। मरियम अकमल, प्रेजेंट सर। मोहम्मद औरंगजेब, प्रेजेंट सर। निमरा, निमरा कजाफी, सर प्रेजेंट। फिर माइक नहीं अनम्यूट हो रहा था। नौमान मुनव्वर, ओके। प्रेजेंट सर। नूर, प्रेजेंट सर। राबिहा, प्रेजेंट सर। रबिया, प्रेजेंट सर। सिदरा, प्रेजेंट सर। सैयदा फातिमा, प्रेजेंट सर। यूसुफ। प्रेजेंट सर। लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था? सर हमने सबसे पहले एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था, कांस्टेंट ठीक है, वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर के बारे में पढ़ा था, और इनको अप्लाई करने से क्या चेंजेस आती हैं हीट में और इंटरनल एनर्जी में, वो पढ़ा था। और सर वो ये दोनों केसेस किससे ड्राइव किए गए हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, बस यही पढ़ा था। अलीशा नाज। अलीशा नाज, ये बताएं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट किस तरह हमें बताते हैं कि इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होती है या इंथैल्पी ज़्यादा होती है? चेंज इन इंथैल्पी ज़्यादा होगी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी? बात मैंने आपसे पूछी थी, मैं हैंड रेस करने ही लगी थी। अच्छा, रिकॉर्डिंग सही बात है सर, मैं आपको बताने यही बात पूछने लगी थी कि मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई, रिकॉर्डिंग भी नहीं थी और इस वजह नहीं, से। रिकॉर्डिंग तो मैंने अपलोड कर दी थी। जिस दिन आपका लेक्चर हुआ था उसी दिन मैंने रिकॉर्डिंग जो है वो LMS पे अपलोड कर दी है। सर मैंने रात LMS चेक किया, मुझे मिली ही नहीं। वहाँ पर वीडियो, मेरे ख्याल में लेक्चर मटेरियल है, वहाँ पर उसमें ऐड करते हैं तो वहाँ पर लिंक आता है। वहाँ पर स्लाइड भी शेयर की हुई है और से इसके साथ जो है वीडियो जो है उसका लिंक शेयर किया हुआ है। तो मुझे ये बात समझ नहीं आई थी, मैं पूछने ही लगी थी, आपने से मुझसे ही पूछ लिया। सर मैं बताऊं? जी, सर मैं बताऊँ? तो जब नंबर जी। ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से, तो फिर जो डेल्टा चेंज इन एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी होती है ना, वो ज़्यादा होती है एंथैल्पी से। और जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से ज़्यादा होते हैं रिएक्टेंट से, तो फिर जो एंथैल्पी होती है वो ज़्यादा होती है इंटरनल एनर्जी से। मतलब जब डेल्टा एन जो है ना वो स्मॉलर देन जीरो हो, तो फिर डेल्टा ई ग्रेटर देन डेल्टा एच होती है, और जब डेल्टा एन जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो तो डेल्टा एच ग्रेटर होती है डेल्टा ई से। ठीक है, ये हमारे पास जो जी अमान, सर सेम आंसर। हमारे पास जो लास्ट में इक्वेशन बनती है उसके मुताबिक
डेल्टा ई यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल होती है चेंज इन इंथैल्पी माइनस आर टी इनटू डेल्टा एन। इसका मतलब है कि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है और आर की वैल्यू कांस्टेंट है। सिर्फ वेरिएबल जो थिंग्स हैं वो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, इंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज है। ये 3 पैरामीटर हैं जो चेंज हो सकते हैं। अब हमने चेक करना है कि अब इंथैल्पी चेंज जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा आती है या इंटरनल एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा हासिल होती है। तो इसके बारे में हम एग्जैक्ट जस्ट चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स की बेस पर बता सकते हैं। अब चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो प्लस में भी हो सकते हैं माइनस में भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि डेल्टा एन जो है वो इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि डेल्टा एन जो है वो इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एन पी यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस एन आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अगर आपके पास इसकी वैल्यू प्लस में होगी, प्लस में किस वक्त होगी? जिस वक्त नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कम होंगे, क्योंकि हमने डिफरेंस कैलकुलेट करना है। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है और इसकी वैल्यू कम है तो उस कंडीशन में आंसर यानी कि डेल्टा एन की वैल्यू आप लोगों के पास पॉजिटिव में हासिल होगी। और जिस वक्त डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव में होगी तो इसका मतलब है कि अगर हम इंथैल्पी चेंज में से इस वैल्यू को माइनस करते हैं तो तब ये इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल हासिल होती है। इसका मतलब है कि इंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा है और उस वैल्यू में से कुछ वैल्यू को माइनस करेंगे तो तब इंथैल्पी चेंज की वैल्यू जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगी। इससे हम ये भी कह सकते हैं अगर डेल्टा एन की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो हो यानी कि प्लस में है, जो इंडिकेट करती है प्लस का साइन इंडिकेट करेगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो हैं वो ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के कम है। और उस कंडीशन में आप लोगों के पास इंथैल्पी चेंज की वैल्यू ज़्यादा होगी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कम होगी। और अगर आप लोगों के पास इसके इन्वर्स में केस होता है कि सपोज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम है, तो उस कंडीशन में जिस वक्त हम इसका सॉल्व करते हैं तो आपके पास डेल्टा एन की वैल्यू माइनस में हासिल होती है। और जिस वक्त ये माइनस में हासिल होगी तो इसके माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू प्लस में होगी। तो उस कंडीशन में डेल्टा एन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में होगी, नेगेटिव को इसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में साइन होगा। ठीक है, तो वो ये इंडिकेट करेगा कि अगर आप लोग डेल्टा एच की वैल्यू में इस वैल्यू को प्लस करते हो, जमा करते हो, तो तब ये वैल्यू जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगी। अगर आप लोग इसको प्लस नहीं करते तो इसका मतलब है कि डेल्टा एच की वैल्यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी से कम है। ठीक है, इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से, तो उस कंडीशन में इंथैल्पी चेंज की वैल्यू जो है वो कम होगी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। ये चीज़ क्लियर है? Yes, sir. यस सर। जी, इसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ा था? सर वो हीट ऑफ वेपराइजेशन, सब्लिमेशन और उसके कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो हीट ऑफ सब्लिमेशन है वो इक्वल होती है हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपराइजेशन के। ठीक है, इसके बारे में एग्जैक्ट कौन बताएगा? अफाक कैसर। अफाक कैसर।
Yes, sir. अफाक के सर, किसके लिए हमें सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है और किस फेज के लिए सबसे कम एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है और इसकी रीजन क्या है? सर किसमें, एक्सोथर्मी में, एंडोथर्मी में? नहीं नहीं, जो हमने ये सर हीट ऑफ ऑफ सब्लिमेशन के लिए सबसे ज्यादा करनी पड़ती है हमें। सर अच्छा, हीट ऑफ सब्लिमेशन के लिए हमें सबसे ज्यादा करनी, सबसे कम? सबसे ज्यादा सर। सबसे कम किसके लिए अप्लाई करना पड़ती है? सर वो उसमें हीट ऑफ सॉलिड्स या वेपर में हो तो उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी जो प्रोवाइड करते हैं वो हीट या हीट इंथैल्पी ऑफ ऑफ वेपराइजेशन में, हीट ऑफ वेपर। इंथाल ठीक, मेरी बात सुन लें। सबसे ज़्यादा एनर्जी जो हम सप्लाई करते हैं वो सप्लाई करते हैं इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन में। उसके बाद एनर्जी जो यस सप्लाई करते हैं वो हम अप्लाई करते हैं इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन में। और उससे भी कम, यानी कि सबसे कम जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं उसमें इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होता है, सॉरी इंथैल्पी सर ऑफ वो फ्यूजन होता है, फ्यूजन। कि यस जिसमें आप लोग सॉलिड मटेरियल को लिक्विड में कन्वर्ट करते हो। इसके साथ मैंने सर। आप लोगों को एक रिएक्शन पढ़ाया था, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। इसके बारे में कौन बताएगा? अज़का। अज़का इलियास। आमना नज़ीर। जी सर। जी आमना, ये बताएं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डिफरेंस क्या है? सर एंडोथर्मिक में एब्जॉर्ब होती है एनर्जी और एक्सोथर्मिक में रिलीज होती है। लास्ट टाइम हमने यहीं तक डिस्कस किया था, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक तक। यस सर। आज जो हमने स्टडी करना है, एक मिनट, इसके साथ मैंने आप लोगों को एक चीज़ ये बतानी है कि जो हीट रिलीज होती है या अब्जॉर्ब होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स पर। कि जिस तरह यहाँ पर एल्यूमिनियम के 2 मोल इस्तेमाल हो रहे हैं, उसके रिजल्ट में आप लोगों के पास 852 किलो जाउल एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर हम इसका एक एटम, एक मालिक्यूल यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम का, एक मोल यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब है कि इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे और इस वैल्यू को भी 2 से डिवाइड करेंगे। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसके नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो 1 हासिल होंगे, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो उस कंडीशन में 1 मोल एल्यूमिनियम के वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसकी अमाउंट आपके पास हासिल होगी। इसी तरह अगर आप लोग इसको, जी अलीशा। अगर हम एल्यूमिनियम का 1 मोल कर रहे हैं तो फिर 7 का तो 0.5 नहीं होगा। एक मिनट अलीशा, आपकी आवाज़ कम आ रही है। सर मैं कह रही हूँ कि अगर हम एल्यूमिनियम का 1 मोल ले रहे हैं, उसको 2 से जी डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर जी, SiO3 का भी हाफ मोल नहीं हो जाएगा? एफ नहीं, हम कंपेयर करते हैं कि अगर इसकी अमाउंट, यानी कि दूसरी चीज़ को फिक्स रखें, सिर्फ हम चेंज करते हैं एल्यूमिनियम की, तो ओके उस कंडीशन में एनर्जी यानी कितनी रिलीज होती है। अगर इसके लिहाज से देखते हैं तो इसके लिहाज से तो 1 मोल ही इस्तेमाल हो रहा है और उसकी वजह से इतनी ही एनर्जी आपके पास हासिल हो रही है। इसका मतलब है अगर हम ये आयरन ऑक्साइड की वजह से चेक करते हैं तो उसके 1 मोल की वजह से 852 किलो जाउल एनर्जी रिलीज हो रही है। क्योंकि न्यूमेरिकल में हमारे पास मैस गिवन होता है, जो भी हमसे यानी कि ये पूछा जाता है कि मैस गिवन है और आप लोग ये बताओ कि इसकी वजह से कितनी इंथैल्पी चेंज यानी कि हीट जो है वो रिलीज हो रही है या अब्जॉर्ब हो रही है। और वो आप लोगों ने किस तरह कैलकुलेट करना होता है कि मैस से आप लोगों को पता है कि नंबर ऑफ मोल्स आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो।
क्योंकि इसके मुताबिक जो है नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब एक आप लोगों के पास ये इक्वेशन गिवन होती है जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है, इसके मुताबिक हम जो है एक मोल के लिए एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। अब वो मोल जो हम मास गिवन होता है उसके लिहाज से मोल कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। जस्ट अगर उस नंबर ऑफ मोल्स को इसके 1 मोल से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसके साथ हम हीट को भी साथ में इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आपके पास हीट रिलीज होगी वो उसकी वजह से हीट रिलीज या अब्जॉर्ब हो रही है जितने नंबर ऑफ मोल्स आपने यूज़ किए हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा यूज़ करते हो, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं मास पर, क्योंकि आप लोग जब भी लिखते हो उस कंडीशन में नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स जो हैं ये इक्वल होते हैं मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब इसमें मोलर मास तो जाहिर जो पहले था वही बाद में होगा। इसका मतलब है कि मोलर मास जो है वो चेंज नहीं हो सकता। सिर्फ क्या चीज़ चेंज हो सकती है, वो मास है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं मास पर। अगर मास ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स भी ज़्यादा हैं, और अगर मास कम है तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स भी कम है। जी औरंगजेब। सर अगर हम एल्युमिनियम के मोल्स को कांस्टेंट रखें लेकिन Fe2O3 के मोल्स को डबल कर दें, तब भी हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो सेम रहेगी ना? क्योंकि रिएक्शन जो है वो 2:1 के साथ ही होना है, तभी आपके पास इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। अगर आप लोग इसकी डबल अमाउंट कर लेते हो Fe2 इसकी यानी कि अमाउंट करते हो डबल, तो उस कंडीशन में इसके एक मोल ने ही 2 एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करना है, तभी ये रिएक्शन होगा। और एक मोल इसका बच जाएगा, इसका मतलब है कि उसने रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेना। जो एक्सेस अमाउंट होगी वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगी। अगर वो यस सर। रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है तो उस कंडीशन में आपके पास ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इससे डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा। और उस कंडीशन में ये एनर्जी रिलीज नहीं होगी, इससे डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि उस कंडीशन में आप लोगों के पास चीज़ ही डिफरेंट बनेगी और बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस जो है वो भी डिफरेंट होगा। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, डिफरेंट ही बॉन्ड बनेंगे, जिसकी वजह से ये एनर्जी जो है वो भी डिफरेंट ही प्रोड्यूस होगी। यहाँ पर जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, जस्ट वो ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोग नंबर ऑफ मोल्स की बेस पर, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो मास पर डिपेंड करते हैं, इसकी बेस पर हीट के बारे में बता सकते हो कि हीट जो है वो कम रिलीज होगी या ज़्यादा रिलीज होगी। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स अगर ज़्यादा होते हैं तो उस कंडीशन में इंथैल्पी चेंज की वैल्यू जो है वो भी ज़्यादा होगी, और अगर नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं तो उस कंडीशन में इंथैल्पी चेंज की वैल्यू भी कम होगी। इसका मतलब है कि हीट रिलीज होना और हीट का अब्जॉर्ब होना किसी भी सब्सटेंस के मास पर डिपेंड करता है कि मास आप लोग ज़्यादा यूज़ करते हो या कम यूज़ करते हो। ठीक है, क्योंकि ये बैलेंस करना कि नंबर ऑफ मोल्स इसकी डबल कर लें या ट्रिपल कर लें, ये एक आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर में एक टॉपिक है स्टोइकियोमेट्री, उसमें हमने ये कंप्लीट डिस्कस भी करना है कि किस तरह अगर आप लोग अमाउंट को चेंज करते हो तो आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट हासिल होते हैं, और जिसकी वजह से आप लोगों का रिएक्शन ही डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो।
ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। इसका मतलब है कि आगे चला जाए। यस सर। इसके साथ एक एग्जाम्पल है जो आपके सिलेबस में भी है। जिसमें ये बताया गया है कि एंथैल्पी जिस वक्त अमाउंट आप लोगों के पास गिवन हो, ये एक एग्जाम्पल है। नजर आ रही है सबको? यस सर। इसमें जो है वही जो अभी मैं एग्जांपल जिसकी दे रहा था, इसमें भी 2 एल्यूमिनियम का रिएक्शन कर रहे हैं आयरन ऑक्साइड के साथ, जिसके जरिए आयरन आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। और इस कंडीशन में आप लोगों के पास 852 किलो जॉल एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। इसके बाद वो कहता है, जो ये न्यूमेरिकल है उसमें वो पूछता है कि आपने ये बताना है अगर हम एल्यूमिनियम की अमाउंट 5 ग्राम यूज करते हैं तो उस कंडीशन में कितने किलो जॉल एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। इसका मतलब है कि सबसे पहले तो हमने ये काम करना है, इस मेस की वजह से एल्यूमिनियम के कितने मोल बनते हैं। और मोल हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, इस मैस को एल्यूमिनियम के मोलर मैस से डिवाइड करना है। और जिस वक्त हम इसके मोलर मैस से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एल्यूमिनियम के मोल हासिल होंगे। अब जिस वक्त इसको ये मैस है जो गिवन है न्यूमेरिकल के अंदर, इसके बाद इसका मोलर मैस जो है एल्यूमिनियम का वो 26.98 ग्राम है। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एल्यूमिनियम के जो मोल हासिल होते हैं वो 0.185 मोल हासिल होते हैं। अब एक मोल हमने कंपेयर इस ये जो इक्वेशन गिवन है इससे कंपेयर करके निकालने हैं कि उसकी वजह से कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। अब जिस वक्त हम कंपेयर करते हैं कि 2 मोल एल्यूमिनियम के जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं हीट 852 किलो जॉल। ठीक है, अब हमें चाहिए एक के लिए, तो इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एल्यूमिनियम का जो है वो 1 मोल हासिल होगा, और इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब इस कंडीशन में हमारे पास 1 मोल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके मुताबिक 1 मोल एल्यूमिनियम के वजह से जो एनर्जी हासिल होती है वो 426 किलो जॉल पर मोल है। लेकिन हमें जो कैलकुलेट करनी है वो इतने मोल के लिए कैलकुलेट करनी है। अब इतने मोल के लिए जस्ट हमने इसको भी मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू से, और इसी से हमने इसको भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, दोनों साइड पर जिस वक्त इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.185 मोल एल्यूमिनियम के बन जाएंगे, और उसकी वजह से जो जिस वक्त आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू से, तो जो आपके पास रिजल्ट में हासिल होगा वो आप लोगों के पास हीट प्रोड्यूस होगी इतने मोल की वजह से, जिसकी वैल्यू हासिल होती है 78.8 किलो जॉल। ठीक है, यहाँ पर जो इसने सॉल्व किया हुआ है उसने दोनों स्टेप को एक में ही मर्ज करके सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो समझाया है वो आसान सेपरेट आउट करके कि आसानी से जिससे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो उसके मुताबिक मैंने आपको समझाया है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आप लोगों की मर्जी है कि किस तरह आप लोगों ने करना है। ठीक है, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। सर मतलब दोनों साइड्स पे जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो हम ये जो मैस गिवन होगा इसका मोलर मैस से डिवाइड करने के बाद जो नंबर ऑफ मोल्स हासिल होंगे उन नंबर ऑफ मोल्स को जो भी स्पीशी है उसके एक नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देना है।
कि 1 मोल से जितनी हीट प्रोड्यूस होगी उस हीट के साथ आपने उस नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देना है। अगर ज्यादा अमाउंट हो, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। जी कोई कंफ्यूजन नहीं है? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोगों का है वो है कि आप लोग इंथाल्पी चेंज किस तरह कैलकुलेट करते हो या कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो जिसके जरिए आप लोगों के पास वैल्यू हासिल होती है, और इसी तरह इंटरनल एनर्जी चेंज के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो और किस तरह आप लोग उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हो। ठीक है, इसमें सबसे पहला है कि इंटरनल एनर्जी, इनमें हम जो यूज करते हैं वो कैलोरीमेट्री के इंस्ट्रूमेंट है। ये आप लोगों ने इसको हम क्रूसिबल कहते हैं, ये जो सिस्टम आपके पास नजर आता है, और इस क्रूसिबल के अंदर ही आप लोगों ने ये थर्मामीटर डिप किया होता है, ये आप लोगों ने स्टीरर इसके अंदर डिप किया होता है, और ये इसका कवर होता है। इसमें जस्ट आप लोग जो भी चीज़ जिसकी वजह से टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है उसको इसके अंदर ऐड करते हो। थर्मामीटर की मदद से आप लोग टेम्परेचर इनिशियल जो होता है उसको नोट करते हो, और बाद में जो टेम्परेचर में वैल्यू चेंज होती है कि टेम्परेचर या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उस कंडीशन में टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा, और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उस कंडीशन में टेम्परेचर जो है वो राइज होगा, और उसकी बेस पर आप लोग डेल्टा टी की वैल्यू हासिल करते हो, क्योंकि आप लोगों के पास इनिशियल टेम्परेचर भी नाउन है और फाइनल टेम्परेचर आप लोग जिस वक्त टेम्परेचर राइज करता है या डिक्रीज होता है तो उसको भी आप लोग नोट कर लेते हो, और जिस वक्त इसका डिफरेंस कैलकुलेट करते हो तो उस कंडीशन में जो भी आप लोगों के पास डेल्टा टी की वैल्यू हासिल होगी उसको नोट करते हो। अब इसको फिर फर्दर आप लोग हीट कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी की मदद से उसका फार्मूला है, और वो फार्मूला ये है जिसके मुताबिक हीट कैपेसिटी जो है वो इक्वल होती है हीट डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि हीट कैपेसिटी को हम C से जाहिर करते हैं और ये इक्वल होती है हीट के Q के और डेल्टा T के। अब ये हीट कैपेसिटी हर इंस्ट्रूमेंट के लिए डिफरेंट होती है, सभी के लिए सेम नहीं होती, और ये डिपेंड करता है कि आप लोग उस मटेरियल का मोलर मैस यूज कर रहे हो या मैस यूज कर रहे हो। अगर आप लोग मैस यूज करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों ने हीट कैपेसिटी जो है वो मोलर हीट कैपेसिटी यूज करना है, और अगर आप लोग ग्राम में अमाउंट यूज कर रहे हो तो उस कंडीशन में आप लोगों ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है उसको यूज करना है, क्योंकि कंपाउंड सॉरी ये पॉइंट रिपीट कर दें। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं वो डिपेंड करता है कि आप लोग कंपाउंड की अमाउंट को मोल में यूज कर रहे हो या ग्राम में यूज कर रहे हो। अगर आप लोग किसी कंपाउंड या मटेरियल की अमाउंट को ग्राम में यूज करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों ने स्पेसिफिक हीट जो है वो यूज करना है। स्पेसिफिक हीट वो अमाउंट ऑफ हीट होती है जिसकी वजह से अगर आप लोग कंपाउंड की 1 ग्राम अमाउंट को हीट करते हो और हीट करने की वजह से उसका टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है तो उसको हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं उस कंपाउंड की। और अगर आप लोग कंपाउंड को मोल में यूज करते हो तो 1 मोल वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से 1 मोल टेम्परेचर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होता है जिस वक्त आप लोग हीट सप्लाई करते हो, तो
वो उसकी मोलर हीट कैपेसिटी कहलाता है। अब डिफरेंस सिर्फ यहाँ पर अमाउंट जो आप लोग यूज कर रहे हो उसका डिफरेंस है कि आप लोगों ने वो अमाउंट मोल में यूज करनी है या ग्राम में यूज करनी है। अगर आप लोग मोल में यूज करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास मोलर हीट कैपेसिटी है, जिसको हम CM, C कैपिटल और स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। और स्पेसिफिक हीट जो है उसके लिए आप लोग सब्सटेंस को ग्राम में यूज करते हो, और ये हैं दोनों ही उसकी अमाउंट के ही यूनिट। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों के पास जो इक्वेशन बनती है इसको रीअरेंज करते हैं तो इसके मुताबिक जो है वो Q इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी जो है आप लोगों के पास जो थर्मामीटर है, जो आप लोगों ने इंस्ट्रूमेंट यूज किया है कैलोरीमीटर, वहां से वैल्यू हासिल होती है। ठीक है, और C की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करते हो अगर आप लोग उसकी मोलर हीट कैपेसिटी को उसके मोल से मल्टीप्लाई करते हो तो आप लोगों के पास हीट कैपेसिटी की वैल्यू हासिल होगी। यानी कि आप लोगों के पास दो फार्मूले बनते हैं जिसके ज़रिए आप लोग इंथैल्पी चेंज या इंटरनल एनर्जी चेंज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। क्योंकि आप लोगों ने ये स्टडी किया था कि कौन सी कंडीशन होती है जिस वक्त Q यानी कि हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है, और वो कौन सी कंडीशन है जिस वक्त हीट जो है वो इंथैल्पी चेंज के इक्वल होता है। कोई बता सकता है कौन कौन सी कंडीशन है? जी जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स इक्वल होंगे। नहीं, हमने दो चीजें पढ़ी थी। एक पढ़ा था कि आप लोगों का जो क्या नाम है, नंबर ऑफ सॉरी वॉल्यूम को हम कांस्टेंट रख सकते हैं या हम प्रेशर को कांस्टेंट रख सकते हैं। जिस वक्त हम होगा सॉरी तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो फिर डेल्टा ई जो है वो Q के इक्वल होगा। जिस वक्त प्रेशर कांस्टेंट होगा तो उस कंडीशन में Q जो है वो डेल्टा H के इक्वल होगा, और ये जो सिस्टम है इसके अंदर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो उस कंडीशन में Q जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि इस सिस्टम के अंदर आपका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है और सेकंड सिस्टम ये है, और इस दौरान आप लोगों का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है। और उस कंडीशन में आप लोग जो Q हीट जो है वो कैलकुलेट करते हो वो बेसिकली चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होती है। इसमें भी आप लोग चेंज इन टेम्परेचर कैलकुलेट करते हो और इसके अंदर भी आप लोग चेंज इन टेम्परेचर जो है वो कैलकुलेट करते हो, और उसको यूज करके आप लोग ये वाले दो इक्वेशन, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को यूज करते हो और उसकी मदद से आप लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन इंथैल्पी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप लोग इस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हो या इसको यूज कर रहे हो। इसको सिंपल कैलोरीमीट्री कहते हैं और इसको हम बम कैलोरीमीट्री कहते हैं। अब इसको बम कैलोरीमीट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ये जो आपके पास सेंटर वाला जो बीकर टाइप है ये आप लोगों को इस तरह नजर आता है जिस तरह बम होता है, जिस तरह मूवीज में आप लोग देखते हैं ना, जिसमें से पिन को निकालते हैं, पिन को निकालने के बाद वो मूवीज में फेंक देते हैं, क्योंकि इसकी शेप इस तरह की नजर आती है जिस तरह ये बम है, इसीलिए इसको हम बम कैलोरीमीट्री कहते हैं। इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? इसमें टेम्परेचर जो है वो स्लाइटली चेंज होता है, जिसके जरिए हम जस्ट जो मीडियम है जिसके अंदर रिएक्शन हो रहा है उसके जरिए ही डायरेक्ट ही हम चेंज इन टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। लेकिन सेकंड वाला जो सिस्टम है बम कैलोरीमीट्री जो है, इसमें हम इसको बर्न करते हैं, किसी भी कंपाउंड को बर्न करते हैं, और बर्न करने की वजह से आप लोगों को ये पता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। अब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो रिलीज होती है उसको हम डायरेक्ट जो है मेजर नहीं कर सकते थर्मामीटर की मदद से,
उसके लिए हम स्पेसिफिक या एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जिसके ज़रिए हमें हीट का पता चलता है कि कितनी हीट जो है वो टेम्परेचर जो है वो चेंज हुआ है। अब ये वाला जो बम कैलोरीमेट्री का जो इंस्ट्रूमेंट है ये सस्ता है, चीप है, जिसको लैब में आसानी से आप लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसी वजह से फिर हम इसको यूज़ करते हैं। और इसका क्या मीडियम होता है कि ये जो चीज़ दरमियान में आप लोगों के पास बम की तरह नज़र आ रही है, इसमें आप लोग कंपाउंड को फिट करते हो और ये आपके पास दो वायर होती हैं, इसमें से आप लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो। जिस वक्त इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो तो ये कंपाउंड जो है वो बर्न हो जाता है। जिस वक्त ये कंपाउंड बर्न होगा तो उस कंडीशन में हीट जो है वो रिलीज होगी, और जिस वक्त ये हीट रिलीज होगी तो उस कंडीशन में इसके सराउंडिंग में ये वाटर फिल किया होता है। अब ये वाटर जो है जो इसके करीब होगा, इस सर्कल के करीब होगा, वो वाटर जो है वो गर्म होना शुरू हो जाता है, उसका टेम्परेचर जो है वो राइज होना शुरू हो जाता है। अब इसके ये वाला जो करीब वाटर होता है वो उसका टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाता है। अब हमें चाहिए कि इस टोटल वाटर का एक जैसा टेम्परेचर होना चाहिए, तो इसलिए हम इस स्टीरर को यूज करते हैं। स्टीरर बेसिकली इस ऐसा होता है जिस तरह आप लोग टाइट्रेशन करते हो तो ये फ्लास्क को रोटेट करते हो, शेक करते हो, हिलाते हो, ताकि हर जगह पर एक जैसी कंसंट्रेशन हो। इसी तरह स्टीरर को जिस वक्त हम रोटेट करते हैं तो उसकी वजह से पूरे वाटर का टेम्परेचर एक जैसा हो जाता है, और थर्मामीटर के ज़रिए हम टेम्परेचर को नोट कर लेते हैं। अगर हम डायरेक्ट ही इस थर्मामीटर को इसके अंदर डिप करते हैं तो इस कंडीशन में इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट होती है कि वो हीट इस थर्मामीटर को ब्रेक कर देती है। इसी वजह से हम इस रिएक्शन के दौरान मीडियम यूज़ करते हैं, और उस मीडियम का टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं कि आप लोगों के पास कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है, कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। और उसकी मदद से फिर चेंज इन टेम्परेचर की मदद से आप लोग फर्दर वैल्यू जो है जो इंटरनल एनर्जी चेंज जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन किस तरह है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने नेक्स्ट में न्यूमेरिकल जो है वो करने हैं। इस तरह आप लोगों के पास इसकी वैल्यू जो है स्पेसिफिक हीट में भी गिवन हो सकती है और मोलर हीट कैपेसिटी में भी गिवन हो सकती है। अब मोलर हीट कैपेसिटी का यूनिट जो है वो जाउल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब है कि इसमें जो हम वैल्यू यूज़ कर रहे हैं वो हम मोल में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक हीट का जो यूनिट है वो जाउल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब है कि स्पेसिफिक हीट में हम अमाउंट को ग्राम में यूज़ करेंगे। ठीक है, और स्पेसिफिक हीट और मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू जो है वो डिफरेंट हैं, सेम नहीं है। तो जब भी कोई न्यूमेरिकल आता है, अगर ये पूछा जाता है आपके आप लोगों ने इसमें से ये बताएं कि मोलर हीट कैपेसिटी कितनी है, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास हीट भी गिवन होगी, मैस या मोलर मैस गिवन होगा, और डेल्टा टी की वैल्यू गिवन होगी, जिसके ज़रिए आप लोग आसानी से मोलर हीट कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। इन चार चीज़ों में से तीन चीज़ें गिवन होगी न्यूमेरिकल के अंदर, फोर्थ थिंग जो है आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि टेम्परेचर जो है वो 25 से चेंज होकर 3 डिग्री तक जाता है, और उसकी अमाउंट जो है वो 350 ग्राम है। ये उसकी अमाउंट है सब्सटेंस की, और ये आपके पास चेंज इन टेम्परेचर है, और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू जो है वो 4.18 जाउल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है। इसके साथ वो कहता है कि आप लोगों ने ये बताना है कि इस दौरान आप लोगों के पास कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो चेंज होती है।
और वो एनर्जी भी, वो हीट भी आप लोगों ने किलो जाउल में कैलकुलेट करनी है। अब आप लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी थी जिसके मुताबिक ये वाली इक्वेशन जो है, जिसके मुताबिक हीट जो है वो इक्वल होती है स्पेसिफिक हीट इनटू मास ऑफ सब्सटेंस इनटू डेल्टा टी। अब डेल्टा टी की वैल्यू भी गिवन है, मास भी गिवन है, इसके साथ स्पेसिफिक हीट जो है उसकी वैल्यू भी गिवन है। आप लोगों ने जस्ट क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसका मतलब है स्पेसिफिक हीट को मल्टीप्लाई करना है मास के साथ और इस मल्टीप्लाई करना है, इसका जो आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई करना है डेल्टा टी के साथ। तो आप लोगों के पास हीट जो है वो पहले जाउल में हासिल होगी, उसके बाद अगर आप लोग उसको 1000 से डिवाइड करते हो तो आप लोगों के पास वैल्यू जो है वो किलो जाउल में हासिल होगी। ठीक है, कि ये आप लोगों के पास हीट जो रिलीज होती है वो इक्वल है स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई बाय मास मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। 25 में से 3 को माइनस करते हैं तो डेल्टा टी की वैल्यू 22 डिग्री सेल्सियस हासिल होती है। अब जस्ट इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो है वो 32,186 जाउल हासिल होती है। अब न्यूमेरिकल में जो पूछा हुआ है वो किलो जाउल में पूछा हुआ है, इसका मतलब है इसको किलो जाउल में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको 1000 से डिवाइड करना होगा और उसके बाद जो आंसर आएगा वो आप लोगों के पास हीट किलो जाउल में हासिल होगी। ये चीज क्लियर है? सर ये जो डेल्टा टी जब हमने निकाला था तो वो हम फाइनल माइनस इनिशियल नहीं करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल ही करते हैं, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पर जो कंसर्न हमारा यानी कि पॉइंट है वो जस्ट ये है क्योंकि नेगेटिव साइन उस वक्त हम लिखते हैं जिस वक्त हीट रिलीज होती है। और अगर आप लोग यहाँ पर, क्योंकि अगर आप लोगों के पास न्यूमेरिकल से साइन भी पूछे तो उस कंडीशन में आप लोगों ने साइन का खास ख्याल रखना है। और उस कंडीशन में अगर इसका माइनस के साथ करते हो तो आपके पास यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू जो है ये डेल्टा टी की वैल्यू -22, ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी। इसी तरह ये माइनस की वैल्यू है किलो जॉल में कन्वर्ट करेंगे तो ये -32.186 किलो जॉल एनर्जी है, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले ही लिख दिया है कि हीट जो है वो रिलीज हो रही है, इवॉल्व हो रही है, इसलिए अंडरस्टूड है कि एनर्जी रिलीज का मतलब है कि यहाँ पर माइनस का साइन है, इसी वजह से इसके साथ माइनस का साइन यूज नहीं किया था। जिस तरह हमने पहले भी देखा था ना कि जिसमें एनर्जी रिलीज होगी उसमें हम इसके साथ माइनस का साइन यूज करते हैं और जिसमें अब्जॉर्ब होती है उसके साथ प्लस का साइन यूज करते हैं। सिर्फ इसी वजह से यहाँ पर साइन जो है वो मेंशन नहीं किया। ओके सर, ठीक है। ठीक है, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं सर, समझ आ गई। इसके साथ एक और न्यूमेरिकल है, ये अब इसमें हीट गिवन है, इसके साथ जो है वो अमाउंट गिवन है और चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है। बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल है और इसमें जस्ट डिफरेंस क्या है, उसमें जो पूछा हुआ था वो क्यू यानी कि हीट की वैल्यू पूछी हुई थी, लेकिन इसमें जो पूछी है वो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू पूछी हुई है। आप लोगों ने जो इक्वेशन पढ़ी है उसके मुताबिक क्यू इक्वल होता है स्पेसिफिक हीट इनटू मास ऑफ सब्सटेंस इनटू मास ऑफ सब्सटेंस और इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी। अब हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू जो है वो ये गिवन है, इसको आप लोगों ने डेल्टा टी की जगह पर पुट करना है। ठीक है, अब आप लोगों के पास मास भी गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, इसको आप लोगों ने यहाँ पर मास की जगह पर पुट कर देना है। अब आप लोगों के पास हीट भी गिवन है,
इस वैल्यू को आप लोगों ने क्यू की जगह पर पुट कर देना है। जस्ट ये वैल्यू आप लोगों के पास हासिल हो जाएगी, जिस वक्त आप लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू इधर आकर डिवाइड हो जाएगी। तो स्पेसिफिक हीट जो है, रीअरेंज करते हो अगर इस इक्वेशन को, तो उस कंडीशन में स्पेसिफिक हीट जो है वो इक्वल होती है क्यू डिवाइडेड बाय mass of substance into delta T। आपने इस इक्वेशन में जस्ट वैल्यू को पुट करना है और कैलकुलेटर की मदद से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, तो जो आएगा वो आप लोगों का रिजल्ट होगा। ठीक है, इसका आंसर जो आता है वो 0.71 जाउल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस हासिल होता है। इसके साथ आप लोगों ने न्यूमेरिकल, आप लोगों की पहली असाइनमेंट है सर जी। तो आपने जाउल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस आप बोल रहे हैं, पर उसके साथ वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। नहीं नहीं, वो तो हीट में मल्टीप्लाई हो रहा था। ये चीज जो है, जिस वक्त हम इसको रीअरेंज करते हैं तो उस नहीं सर, मैं कंडीशन, यूनिट की बात कर रही हूँ। ये चीज, ये जी यस सर। ग्राम जो है वो चेंज इन टेम्परेचर के साथ है, और चेंज इन टेम्परेचर जो है वो भी माइनस में है, ग्राम भी माइनस में है, इसीलिए मैंने पर का वर्ड यूज किया है। इस ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि इसके बाद वाली जो भी चीजें गिवन है वो दोनों ही पर में है, यानी नेगेटिव साइन के साथ हैं। ओके सर, ठीक है, इसके बाद आप लोगों की फर्स्ट असाइनमेंट है यस सर। और वो न्यूमेरिकल हैं। वो आप लोग इस तरह करें, बुक ओपन करें और मैं आप लोगों को नोट करवा देता हूं कि जो आप लोगों ने सॉल्व करके जमा करवाना है। ठीक है सर। 9.63, 9.66, 9.67, 9.68, 9.74, 9.75, 9.76, 9.77 और 9.78। ये बुक के न्यूमेरिकल हैं। 9 न्यूमेरिकल्स है ना? ये कितने बनते हैं? 1 2 9। 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, 9 न्यूमेरिकल हैं। ठीक है सर, और इसको कब तक सबमिट करवाना है? ये आप लोगों ने, आज थर्सडे है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सर मंडे कर दे। चले मंडे तक आप लोगों ने जमा करवाना है। सर नेक्स्ट मंडे तक? कमिंग मंडे तक। ठीक है सर। ठीक है एक्सक्यूज मी सर, जी। सर आपने Sorry? बुक सॉफ्ट कॉपी में दे दिया मंडे हमें? कब तक का सबमिट करवाना है ये कब तक सबमिट? मंडे तक सबमिट करवाना है। सर क्लास से पहले तक। नहीं नहीं, क्लास तो मंडे, सुबह 8 बजे है। मंडे की शाम तक जमा करवा सकते हो। ठीक है सर। ठीक है, सर मेल करनी है? ये आप लोगों ने LMS पे अपलोड करना है। ओके सर। हैंड रिटन होगी। ओके सर। हैंड रिटन होगी। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर, जी। सर आपने हमें बुक दे दी है सॉफ्ट कॉपी में? क्या नाम है? मैंने शेयर की थी ग्रुप में, उसका लिंक, गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर दिया था, क्योंकि उसमें PC1 PC2 और PC3 की बुक थी। जी, और इसमें से आप लोगों को जो चैप्टर थे वो चैप्टर नंबर 9 में से मैंने दिए हैं। जो चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज है उसमें से मैंने ये न्यूमेरिकल आप लोगों को लिखवाए हैं। ओके सर। ठीक है, यस सर। इसके अलावा कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। सर बहुत नहीं इतना आज के लिए।
सर आज के लिए बहुत है। जी सर काफी है। आज चले इसमें से जी अगर सर ये कुछ बहुत पूछ, है। ठीक है इतना ही करते हैं, इससे ज्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। सर वो जो आपने दो फिगर्स में डिफरेंस बताया था, क्या वो भी आ सकता है? किसका पूछा था, बताया था? तो वो जो फिगर्स दो। एक मिनट मैं अभी बता देता हूँ। ये वाली जो दो थी, यस सर। ये डिफरेंस आ सकता है। सर एक बार रिकॉल कर दें डिफरेंस। ये आ सकता है कि आप लोग क्लोरीमीट्री और बम क्लोरीमीट्री में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस यही आता है कि क्लोरीमीट्री के जरिए आप लोग चेंज इन इंथाल्पी जो है वो कैलकुलेट करते हो, और बम क्लोरीमीट्री के जरिए आप लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है कैलकुलेट करते हो। बम क्लोरीमीट्री में आप लोगों के पास वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन क्लोरीमीट्री में आप लोगों के पास प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इसके अलावा बाकी तो वही है कि चेंज इन टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं और उसको ही फर्दर यूज करके वो दोनों इक्वेशन ही आप लोगों ने यूज करके हीट जो है वो कैलकुलेट करनी होती है। बस ये दो यानी कि डिफरेंस है कि प्रेशर का जो है वो डिफरेंस है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन इंथैल्पी की वैल्यू जो है वो डिफरेंस है। ओके सर थैंक यू। मोस्ट वेलकम जी। आमना या लाइबा, जो भी जिसने भी पहले पूछना है वो पूछ सकते हैं जल्दी से। सर मेरी सर अटेंडेंस अटेंडेंस लगा लगा दें। दोनों का अटेंडेंस का इशू है। जी सर। सर आमना का नेट सर इशू होगा, काशिफ का सर आपने कहा था बाद में तो बता देना। काशिफ आपका भी अटेंडेंस का इशू है? यस सर। चले मैं अटेंडेंस लगा देता हूँ। वो स्टूडेंट नाम सुन लें जो इस क्लास में एब्सेंट हैं, अगर प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। अफाक अहमद, अफाक अहमद, जी अफाक अहमद नहीं है। इसके बाद आमना नज़ीर, यस सर। आमना नज़ीर के बाद है काशिफ खान, यस सर। काशिफ खान के बाद लाइबा हफीज, यस सर। लाइबा हफीज के बाद है सुबान बाबर। देखिए हमारी कोशिश होती है कि आप लोग कुछ सीख सको, इसके साथ हमारी ये कोशिश होती है कि आप लोगों को ये इशू ना हो कि फाइनल या मिड में आप लोग आसानी से पेपर को सॉल्व कर सको। क्योंकि अगर आप लोग क्लास को अटेंड नहीं करते, जस्ट अटेंडेंस लगवाते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप लोगों का ये सिलेबस जो है काफ़ी ज़्यादा है। 7 चैप्टर का मतलब है कि 7 चैप्टर ही आप लोगों के फाइनल पेपर में शामिल होंगे, इसमें से यानी कि स्किप नहीं होगा। और अगर आप लोग लेक्चर वगैरह अटेंड नहीं करते तो फिर आप लोगों का मतलब है कि आप लोगों ने खुद ने ही सीखना है, और खुद जिस वक्त सीखते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। और अगर आप लोग लेक्चर अटेंड कर लेते हो और उसके बाद एक दो दफ़ा पढ़ते हो तो आप लोगों की तैयारी हो जाती है। और अगर आप लोग सारी चीज़ें खुद ही पढ़ते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, जिसकी वजह से आप लोगों की अच्छी तैयारी नहीं होती है, ना ही आप लोगों का फाइनल पेपर अच्छी तरह से होता है। आगे आप लोगों की मर्जी है कि आप लोगों ने क्लास अटेंड करनी है या जस्ट अटेंडेंस लगवा कर गायब हो जाना है। सर आज मेरी रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो जाएगी कि ना आज ही? जी आज की रिकॉर्डिंग जो है वो भी LMS पे आज ही अपलोड हो जाएगी। ओके सर। मोस्ट वेलकम। जी इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो, जो आज हमने पढ़ा है।
किसी ने कुछ नहीं पूछना? नो सर। मेरे ख्याल में 1-2 लेक्चर और होंगे, उसके बाद आप लोगों का ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सर अरे इस चैप्टर में न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं है ना? ये आप लोग जो कर रहे हो वो न्यूमेरिकल ही है, इसके अलावा तो और आगे 1-2 न्यूमेरिकल और हैं, उसके बाद जो है वो थियोरेटिकल ही है, एक्सप्लेनेशन यानी कि रीजन वगैरह। ओके। चलें, अगर कुछ नहीं पूछना तो आप लोग लीव कर सकते हो। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर जी सर अगर हम वो पढ़ते हैं कि टेम्परेचर जो है वो एनर्जी जो है वो इवॉल्व हुई है, तो उस लिहाज से तो फिर सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन जी जो हमने एग्जांपल पढ़ी है उसमें तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज किया है, 25 से 3 डिग्री पे चला गया। वो जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए किया था, इसके अलावा और कुछ चीज़ नहीं है ये। और टेम्परेचर जो गिवन है वो सिस्टम का है, सराउंडिंग का नहीं है, क्योंकि हम सिस्टम का टेम्परेचर उसमें मेजर कर रहे हैं और उसकी वजह से ही हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है।